ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। तो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट होता है जो अपने टर्मिनल पर, जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है V, ठीक है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो ये अपने टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू को हमेशा V बनाए रहेगा। वोल्टेज की V वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इस टर्मिनल पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा था, हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 5 ओम का। तो इस केस में करंट आएगी हमारी 2 एम्पियर। हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का, तो करंट हमारी आएगी 10 एम्पियर। ओके। हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 100 ओम का, तो करंट हमारी आएगी 0.1 एम्पियर। दैट मीन्स हम अपने लोड को यानी रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट हमारा वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना है। तो ऐसे सोर्स को हम कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब अगर इस कंडीशन पर हम इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करें, तो हमारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये हमारा करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है आई, और यहाँ पर हमारे वोल्टेज की वैल्यू है वी। अब आप वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट बना हुआ है। हम दो केस ले लें, 2 एम्पियर और 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर 0.1 एम्पियर है और यहाँ पर है 2 एम्पियर। तो हमारा 0.21 एम्पियर पे भी वोल्टेज कितना है हमारे बेटा? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है। और 2 एम्पियर पे भी हमारा वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है। दैट मीन्स हमारे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो दोनों केस में क्या है बेटा? वो दोनों केस में सेम बनी हुई है। वोल्टेज की वैल्यू दोनों केस में सेम बनी है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट। तो अगर हम इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 10 - 10। और चेंज इन करंट हो जाएगा हमारा, अगर हम ऊपर 2 को पहले मान लें तो 2 - 0.1, और ये हमारा आ जाएगा 0। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर इन, दैट इज 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना होता है? 0। ओके। फिर इसी तरह आइडियल करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का अगर हम देखें तो आइडियल करंट सोर्स क्या होगा? एक ऐसा सोर्स जो अपने टर्मिनल पर करंट की वैल्यू को हमेशा क्या बना रखेगा? कांस्टेंट बना रखेगा। वोल्टेज वेरी करता जाए, ठीक है, बट करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इस केस में अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा बनाएंगे तो हमारी आई और वी, अब की हमारा बेटा क्या है कि हमारी करंट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट बनी हुई है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है। वोल्टेज हमारा चेंज होगा। तो इस केस में बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? चेंज इन वोल्टेज अपान चेंज इन करंट। तो क्योंकि करंट की वैल्यू भैया कांस्टेंट बनी है, मान लीजिए दोनों केस में 10 ही है, तो हमारा चेंज इन वोल्टेज, मान लीजिए इस केस पे V1 था, यहाँ V2 था, तो V1 - V2 होगा। और यहाँ पर करंट आपकी 10 है, तो 10 - 10 नीचे आ जाएगा, ये V1 V1 -V2 अपान 0, और ये आ जाएगा बेटा आपका इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ओके। तो ये क्वेश्चन आपका वाइवा में अक्सर पूछा जा सकता है, और AKTU एग्जामिनेशन में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मेश इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसके प्रोसीजर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले, अगर हमारे सर्किट में कोई भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, हमारे सर्किट में कोई भी
प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज सोर्स में। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स मीन्स ए करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास मेश एनालिसिस लगाते वक्त कहीं पर सर्किट में इस टाइप का आ रहा है कि एक करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस। तो ये हमारा मेश एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे मेश को। फिर अपने आइडेंटिफाइड मेश में हम एज्यूम करेंगे एज्यूम करेंगे मेश करंट। और ये मेश करंट हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एज्यूम करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेश करंट को एज्यूम करेंगे। देन फोर्थ में हम अकॉर्डिंग टू द मेश करंट के बेस पे सभी रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस मार्क करेंगे। प्लस और माइनस मार्क करने का रूल क्या होता है? जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, तो जिस पॉइंट पे करंट इंटर कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट इंटर कर रही है, दिस विल बी योर पॉजिटिव पॉइंट। और इस पॉइंट पे करंट लीव कर रही है, दिस विल बी योर निगेटिव पॉइंट। ओके, तो हम इस तरह से अपने सर्किट में सभी रेजिस्टेंसेस के लिए प्लस माइनस लगा देंगे, मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपनी सभी मेश के लिए केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन राइट करेंगे, राइट द इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है और वो सर्किट कुछ ऐसा है कि एक करंट सोर्स लगा है, इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, देन एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। इस टाइप से आपका सर्किट दिया हुआ है और इस करंट सोर्स की वैल्यू है 10 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इस केस में सबसे पहले आप इस 10 एम्पियर करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टेंस को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दोगे एक वोल्टेज सोर्स में। तो आपको मालूम है वोल्टेज सोर्स V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से इस कन्वर्जन से आपका जो वोल्टेज आएगा, एक वोल्टेज सोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि करंट सोर्स में जो एरो डायरेक्शन है वो अपवर्ड साइड है, इसलिए हमने अपने वोल्टेज सोर्स में वोल्ट पॉजिटिव प्लेट को अपवर्ड साइड रखा है। और V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 20 वोल्ट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू वही सेम रहेगी 2 ओम। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था। तो अब ये लग जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस, देन 5 ओम का रेजिस्टेंस, देन आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी। 4, 5, 6 और ये 10 वोल्ट की आपकी बैटरी। अब देखिए आपके सर्किट में एक 20 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम की बैटरी, 4, 5, 6 ओम के रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट की एक बैटरी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो छोटे मैसेज हैं, तो हम इन दोनों में मेश करंट एज्यूम कर लेंगे I1 और I2। ओके, अब ये I1 इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में अपवर्ड साइड से 2 ओम के रेजिस्टेंस में अपवर्ड साइड से सॉरी 2 ओम के रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड साइड से यहाँ पर इंटर कर रही है, सो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4 ओम में यहाँ पे इंटर कर रही है, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 ओम में यहाँ पे इंटर कर रही है, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब I2 रेजिस्टेंस देखिए, ये है इसकी डायरेक्शन। तो ये 5 ओम में जो इंटर कर रही है वो डाउनवर्ड साइड से 5 ओम में इंटर करेगी, डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड की ओर। तो डाउनवर्ड साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव, अपवर्ड साइड पे हो जाएगा माइनस। 6 ओम में यहाँ पे इंटर करेगी प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब आपके पास दो
मैसेज हैं, और उन दोनों मैस के लिए आप केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, केवीएल अप्लाई करने पे हम मान लीजिए इस पॉइंट से चलते हैं, तो सबसे पहले हमको 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा, तो हम माइनस ले लेंगे, फिर 20 वोल्ट, और उसको छोड़ते वक्त साइन हमें मिल रहा है पॉजिटिव। देन हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और 2 ओम इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, वोल्टेज ड्रॉप हो गया 2I1, और छोड़ते वक्त साइन है माइनस। देन हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 4I1, और इसको छोड़ते वक्त हमारे पास साइन है माइनस। देन हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है हमारी I1 - I2। I1 - I2 क्योंकि भैया यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमारे हम मेस 1 पे काम कर रहे हैं, तो मेस 1 की करंट यहाँ पे डोमिनेट करेगी, और फिर हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। इसी तरह सेकेंड मेस में अगर हम अप्लाई करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें क्लोज पाथ में चलना, तो हमारे पास सबसे पहले I2 मिलेगा, और I2 करंट, और ये डोमिनेट करेगी I1 पे, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और इसको छोड़ते वक्त साइन हमें मिल रहा है, देखिए माइनस प्लस, सॉरी, फिर हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट मिल रही है I2, और छोड़ते वक्त साइन मिल रहा है माइनस -6I2, और फिर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है -10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम मेस करंट I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक मेस एनालिसिस पे स्मॉल सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के टाइप 1 बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है, फाइंड करंट इन 2 ओम ब्रांच यूजिंग मैथ एनालिसिस मेथड इन फिगर 1। तो मैथ एनालिसिस मेथड में, जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है, कि मैथ एनालिसिस मेथड में हम करंट को एज्यूम कर लेते हैं, करंट डायरेक्शन हर एक मेश में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान रखना है कि अगर एक मेश में हम करंट क्लॉकवाइज बना रहे हैं, तो और बची हुई जितनी भी मेश हैं उन सभी में करंट्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे। ओके, तो स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप, एज्यूम करंट इन ईच मेश, इन ईच मेश इन क्लॉकवाइज। स्टेप 2 में हम जितने भी एलिमेंट्स आपके रजिस्टर रजिस्टर या जो भी एलिमेंट लगे हैं, उन सभी एलिमेंट में हम करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस बनाते हैं। अब ये प्लस माइनस कैसे बनाते हैं? एलिमेंट के जिस पॉइंट पे करंट इंटर करे, एलिमेंट के जिस पॉइंट पे करंट इंटर करे उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और जिस पॉइंट पे करंट हमारी लीव करे उसको हम ले लेते हैं निगेटिव। ओके, तो स्टेप 1 में देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स मैंने जैसे आपको बताया था कि इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, बड़ी प्लेट प्लस होती है और छोटी प्लेट माइनस होती है। ओके, अब 5 ओम में देखिए, करंट आपकी लेफ्ट से राइट ओर की ओर जाएगी, यानी लेफ्ट से इंटर करेगी, तो हम इसको ले लेंगे प्लस, और राइट पॉइंट को ले लेंगे माइनस। यहां पर अपवर्ड से डाउनवर्ड करंट इंटर करेगी, इसको ले लेंगे प्लस और इसको ले लेंगे माइनस। अब ध्यान ये रखना है कि ये इसी मेश के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम फर्स्ट मेश को, अगर हम इसको मेश नंबर 1 मान रहे हैं, मेश नंबर 2, एंड हियर इज इट इज मेश नंबर 3, तो ये मेश नंबर 1 की करंट के अकॉर्डिंग हमने अपने सारे रजिस्टर्स की जो मेश 1 में प्रेजेंट थे उनकी पोलैरिटी बना ली है। अब मेश 2 के लिए हम पोलैरिटी बना रहे हैं। मेश 2 में करंट डाउनवर्ड 3 ओम में डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगी, तो डाउनवर्ड पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, अपवर्ड पॉइंट निगेटिव हो जाएगा। और 2 ओम में करंट लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। 4 ओम में करंट अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगी, तो ये पॉइंट पॉजिटिव और ये पॉइंट निगेटिव। इन द सेम वे I3 में हमारी करंट हो जाएगी इस पॉइंट पे पॉजिटिव, इस पॉइंट से निगेटिव। तो मैथ 3 के लिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब
हमने हर एक मेश के लिए करंट डायरेक्शन एज्यूम कर ली और करंट के अकॉर्डिंग हमने अपने रजिस्टर्स की पोलैरिटी प्लस माइनस कर बना लिया। ओके, नेक्स्ट, हर एक मेश में अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल। तो थर्ड स्टेप में अप्लाई केवीएल इन ईच मेश। ओके, तो देखिए अब जब इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि केवीएल अप्लाई करने के लिए आप सबसे राइट हैंड के कॉर्नर को पकड़ लीजिए। ठीक है, राइट हैंड के कॉर्नर पे आप एक ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए। एक ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दिया और इस ऑब्जर्वर को आप इस पूरे मेश के चारों तरफ इसको घुमा दीजिए। ठीक है, अब जो भी आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, जैसे वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा 60, अगर ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो आपको पहले से मालूम है कि अगर आर रेजिस्टेंस है, इफ देयर इज रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड करंट इज आई, देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज आई आर। तो यहां पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब साइन आपको क्या लेना है, आप जिस भी एलिमेंट को पार करेंगे, जिस भी, जैसे आप यहां से चलना आपने शुरू किया, ओके, आपने इस एलिमेंट को 60 आपने लिख लिया। अब इसको छोड़ते वक्त जो साइन है, छोड़ते वक्त साइन क्या है यहां पर, पॉजिटिव। तो आपने ले लिया छोड़ते वक्त साइन पॉजिटिव। देन ये इसको याद करने का मैंने जो तरीका आपको बताया था कि जब भी आप किसी से दूर होते हैं तो आप क्या होता है, लास्ट जो आपकी क्या कहते हैं मीटिंग होती है, आपको वही याद रहता है। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग को याद रखने का मतलब कि जैसे ही आपने इस एलिमेंट को छोड़ा, 60 वोल्ट, आप 60 वोल्ट का आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया और इसको छोड़ते वक्त साइन क्या मिल रहा, पॉजिटिव। देन नेक्स्ट है आपका 5 ओम का रजिस्टर। 5 ओम के रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा 5I1 और इसको छोड़ते वक्त साइन क्या मिलेगा, माइनस। नेक्स्ट अब जब हम आएंगे, अब हमें 3 ओम का रजिस्टेंस मिला। अब 3 ओम के रजिस्टेंस पे हमें ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि 3 ओम के रजिस्टेंस में बेटा एक करंट I1 ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रही है, I1 ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रही है और I2 फ्लो कर रही है नीचे से ऊपर की ओर। तो जब हम फर्स्ट मेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहां केवीएल लगा रहे हैं बाई केवीएल इन मेश 1, तो अगर हम फर्स्ट मेश की बात कर रहे हैं तो हमारे जो फर्स्ट मेश की करंट होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी और पावरफुल इंसान दूसरे को क्या कर देता है, दबा देता है। तो यहां पर क्योंकि I1 पावरफुल होगी तो ये I2 को दबा देगी, जिसकी वजह से आपके I2 में 3 ओम रेजिस्टेंस में जो नेट करंट फ्लो करेगी वो नेट करंट होगी I1 - I2। यहां पर नेट करंट फ्लो करेगी I1 - I2। तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 ओम के रेजिस्टेंस में, 3 ब्रैकेट में I1 - I2, और छोड़ते वक्त साइन किसका लेंगे, साइन हम I1 का लेंगे। ओके, क्यों क्यों I1 का लेंगे, क्योंकि अभी हम मेष 1 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम I1 के जो है इफेक्ट वाले जो है रीजन में है। अगर I1 के इफेक्ट वाले रीजन में है तो हमें यहां पर इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ओके, अब यह हम इस पॉइंट पे आ गए और फिर जहां से चला था हमारा ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर उसी पॉइंट पे आ गया, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -8I1 +3I2 इज इक्वल टू -60। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इसी चीज को हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, बाई केवीएल इन मेश 2। तो मेश 2 में देखिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें 3 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब देखिए इस केस में जब अब हम मेश 2 में आ गए तो मेश 2 में पावरफुल कौन हो जाएगा, I2, पावरफुल कौन हो जाएगा, I2। तो अब यहां पे नेट करंट जो आएगी वो आएगी I2 - I1। और अब की हम साइन किसके अकॉर्डिंग लेंगे 3 ओम में, इस I2 के अकॉर्डिंग। तो 3I2 - I1, और छोड़ते वक्त साइन हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव। हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वर यहां से चलना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ। तो 3 मिला, -3I2 - I1, छोड़ते वक्त साइन मिला माइनस। फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला। 2 ओम के रेजिस्टेंस पे आपको करंट आपकी फ्लो कर रही है I2 और छोड़ते वक्त साइन क्या मिला, माइनस। फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला। अब 4 ओम के रेजिस्टेंस में आपकी देखिए यहां ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो कर रही है I2 और यहां नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो कर रही है I3।
तो क्योंकि हम सेकंड मेश की बात कर रहे हैं, सेकंड मेश में हम केवीएल लगा रहे हैं, इसलिए सेकंड मेश की करंट ज्यादा पावरफुल होगी। सो I2 I3 को डोमिनेट कर देगी और यहां पे नेट करंट फ्लो करेगी I2 - I3। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 4I2 - I3। और छोड़ते वक्त आपको साइन मिलेगा माइनस का, इक्वल टू, आप जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे, इक्वल टू 0। और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी -3I2 - 2I2 - 4 -9I2 एंड प्लस I1 एंड +4I3 इज इक्वल टू 0। या इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए तो आ जाएगी I1 -9I2 +4I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ हम अब मेस 3 में लगाएंगे केवीएल। ओके, उसको मैं यहां इधर लिख रहा हूं, बाई केवीएल इन मेस 3। मैथ 3 में जब हम केवीएल लगाएंगे तो हम राइट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड कॉर्नर इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर देंगे। और जब इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें, सॉरी, सबसे पहले 4 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। और 4 ओम के रेजिस्टेंस में I2 करंट भी जा रही है और I3 करंट दोनों फ्लो कर रही है। लेकिन क्योंकि हम मेश 3 की बात कर रहे हैं तो I3 हमारा ज्यादा पावरफुल होगा और वो I2 को डोमिनेट कर देगा और नेट करंट बन जाएगी I3 - I2। और 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 4I3 - I2। और छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा 6I3 और छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा जिसका छोड़ते वक्त साइन हमें मिलेगा माइनस, तो -20 इज इक्वल टू 0। और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4I2 और -4I2 -6, तो ये आ जाएगा -10I3 इज इक्वल टू 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई -8I1 + 3I2 इज इक्वल टू -60। सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई, ओके, यहाँ पे मैं शायद मिस्टेक हो गई, -3 और ये 3 मुझसे यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो 3I1 - 9I2 +4I3 इज इक्वल टू 0 एंड 4I2 - 10I3 इज इक्वल टू 20। और जब आप इस तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको I1 की वैल्यू मिलेगी 8.36 एम्पियर, I2 की वैल्यू मिलेगी 2.31 एम्पियर और I3 की वैल्यू मिलेगी -1.07 एम्पियर। यहां माइनस का मतलब क्या है कि जो हमने एज्यूम डायरेक्शन करंट थी वो अपोजिट है, करंट उससे अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू एज्यूम्ड डायरेक्शन। माइनस का ये मतलब होता है कि आपने जो डायरेक्शन मान रखी थी उस डायरेक्शन से अपोजिट करंट फ्लो कर रही है। अब हमें 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालनी थी, 2 ओम रेजिस्टेंस में हमारी करंट फ्लो कर रही है I2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.31 एम्पियर। ओके, तो ये था आपका मेश एनालिसिस का एक छोटा सा एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोडल एनालिसिस पे है। ओके, तो नोडल एनालिसिस में जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमें नोड और रेफरेंस नोड मानना रहता है, तो यहाँ पर ये जो इधर नीचे की ओर जितने नोड्स हैं ये सब आपके रेफरेंस नोड हो जाते हैं, रेफरेंस नोड। और ये आपका है नोड 1 और नोड 2। और क्योंकि इस न्यूमेरिकल में नोड के वोल्टेजेस पहले से दे रखे हैं, अगर नोड वोल्टेजेस ना दिया रहता है तो हमें वहां पर नोड वोल्टेजेस मानना होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में नोडल एनालिसिस से सॉल्व करके V1 और V2 की वैल्यू निकालनी होती है। तो नोडल एनालिसिस में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि नोड से आउटगोइंग करंट मान लो। ठीक है, और हमेशा ये इसी एक ही इस पे रहो कि आपको नोड से हमेशा क्या मानना है, आउटगोइंग। जितनी ब्रांचेस है सब में आपने आउटगोइंग करंट मान ली नोड से। ओके, अब देखिए जिस ब्रांच में एक बार करंट की डायरेक्शन आपने एज्यूम कर ली है उस ब्रांच में दोबारा करंट की डायरेक्शन एज्यूम नहीं करनी है। तो क्योंकि 12 ओम रेजिस्टेंस में आपने करंट की डायरेक्शन I3 एज्यूम कर ली है तो अब यहां पे करंट की डायरेक्शन एज्यूम नहीं करनी है। ये बन गया आपका यहां पर I4 और इससे दूर जाती हुई करंट बन गया I5। अब आप सभी नोड पे जितने भी नॉन रेफरेंस नोड हैं उन पे आप KCL अप्लाई कर दो। तो KCL एट नोड 1। ओके, नोड 1 हम इसको मान रहे हैं नोड 1 और ये है हमारा नोड 2।
तो इस पे केसीएल अप्लाई करने पे अगर आप देखेंगे तो सभी आपकी आउटगोइंग करंट है। केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि किसी भी नोड पे आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो आउटगोइंग करंट सभी है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट कोई है नहीं, तो ये इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये एक सेम ब्रांच है। इस सेम ब्रांच में एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स भी लगा है और इसी में I1 करंट भी फ्लो कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वायर में या किसी भी ब्रांच में दो डिफरेंट करंट एक ही कंडीशन में फ्लो कर सकती हैं कि वो दोनों डिफरेंट करंट सेम है, तभी एक ब्रांच में दो करंट फ्लो कर सकती है। तो यहां पर क्योंकि ये I1 करंट यहां माना है और ये 5 एम्पियर है, तो I1 और 5 एम्पियर आपस में बराबर होंगी। लेकिन क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वाई I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -5 एम्पियर हो जाएगी। ओके। अब I1 की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी -5 प्लस आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू V/R। ओके। तो देखिए यहां पर आई टू करंट आपकी फर्स्ट नोड से रेफरेंस नोड की ओर फ्लो कर रही है। रेफरेंस नोड का वोल्टेज होता है 0। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1 से लेकर आप 0 तक जा रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस, V1 -0 अपान रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 प्लस I3 देख लीजिए। I3 क्योंकि आपकी V1 से V2 की ओर फ्लो कर रही है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V1 -V2 अपान रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है 12 ओम का, 12 ओम के वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, 12 में एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 फाइव 60 -60 प्लस 6 V1 प्लस V1 -V2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 7V1 -V2 इज इक्वल टू 60। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास नोड है, नोड नंबर 2। हम नोड नंबर 2 पे लगा देंगे केसीएल। तो केसीएल एट नोड 2, नोड 2 पे जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो आउटगोइंग करंट आपकी है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट है I4 प्लस I5 और इनकमिंग करंट है बेटा इस पे I3। ओके। तो I4 की वैल्यू देखिए, I4 आपका नोड 2 से रेफरेंस नोड की ओर फ्लो कर रही है, तो नोड 2 का वोल्टेज V2 माइनस रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 अपान 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रही है बाई 6 प्लस I5 करंट। देखिए I5 करंट 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, तो एक ही ब्रांच में दो डिफरेंट करंट तभी फ्लो कर सकती है जब दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो। तो I5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर और क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है तो यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो I5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I3, अब ध्यान देने की बात है कि I3 जो यहां पर है वो आपने पहले ही मान रखा है कि V1 से V2 की ओर आ रही है, तो V1 से V2 की ओर आ रही है तो V1 -V2 बाई 12 ओम का रेजिस्टेंस बाई 12। अब दोनों तरफ आप 12 इधर एलसीएम ले लीजिए, तो 12 एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो 6 2 2 V2 प्लस 24 इज इक्वल टू V1 -V2, या ये इक्वेशन आ जाएगी V1 -3V2 इज इक्वल टू 24। V1 -3V2 इज इक्वल टू 24। और इक्वेशन 1 और 2 देखिए, दो इक्वेशन है आपके पास और दो अननोन है V1 और V2। तो इन दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 7.8 वोल्ट और V2 की वैल्यू आ जाएगी -5.4 वोल्ट। ओके। तो ये दो न्यूमेरिकल थे, एक बेसिक मैश एनालिसिस पर और एक नोडल एनालिसिस पे, और आप इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस की दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट बी एंड सी एंड करंट इन 12 वोल्ट बैटरी इन फिगर 3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए नोडल एनालिसिस का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे एक नोड ये है, इसका नाम ए दे देते हैं। एक नोड यहाँ पर बी है और एक नोड यहाँ पर आपका सी है। ओके। देखिए यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को हम नोड नहीं लेंगे,
ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम नोड नहीं कंसीडर करेंगे, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सीधे ए और सी से कनेक्टेड हैं, इनको हम नोड नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये जो नीचे के पॉइंट हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा रेफरेंस नोड, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू 0। तो हर एक नोड से मैंने आपको बताया था कि आप आउटगोइंग करंट निकाल लेंगे। तो आप आउटगोइंग करंट ले लेंगे, जैसे इस नोड से इधर आउटगोइंग करंट है I1, और इधर आई आउटगोइंग करंट है I2, और इधर की ये जो करंट जाएगी, ये करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं करंट I3, और यहाँ पे करंट हो गई I4। नेक्स्ट बी नोड पे इधर से ए से पहले ही करंट आ रही है I2। अगर एक बार करंट हम एज्यूम कर चुके हैं तो दोबारा हम किसी ब्रांच में करंट एज्यूम नहीं करते हैं। देन इस वाले ब्रांच में करंट हो जाएगी I5, और इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगी I6। ओके, देन अब सी नोड पे आते हैं। सी नोड पे देखिए, इधर से पहले ही इस ब्रांच में हम करंट एज्यूम कर चुके हैं I6, तो अब इस पे हम करंट एज्यूम नहीं करेंगे। और इधर ऊपर से यहां पर इस पे एक करंट I4 आ रही है, और इधर से एक करंट I3 आ रही है, ये भी हम पहले से एज्यूम कर चुके हैं। यहां पर सी से डाउनवर्ड साइड में एक करंट जाएगी, जिसका हम नाम दे देते हैं I7। अब हर एक नोड पे हम अप्लाई करेंगे KCL। तो KCL एट नोड ए, नोड ए पे केसीएल अप्लाई करने पे आप देखिए तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 आउटगोइंग, और इधर से ये आउटगोइंग I3 और I4 है। तो I1 प्लस I2 प्लस आई थ्री एंड प्लस I4 इज इक्वल टू 0। I1 देखिए करंट, I1 करंट नोड ए से, नोड ए का वोल्टेज हम मान लेंगे VA, नोड बी का वोल्टेज मान लेंगे VB, और नोड सी का वोल्टेज मान लेंगे VC। तो नोड ए से करंट इस बैटरी की तरफ जा रही है 12 वोल्ट बैटरी पे। तो मैंने हमेशा आपको, मैंने इसको बताया था कि जैसे नोड ए से है, अगर अब आप I1 में डालेंगे तो I इज इक्वल टू होता है V/R। तो इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, VA, VA। और मैंने बताया था बैटरी का, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि बैटरी की जो नीचे पोलैरिटी है, उसी पोलैरिटी को आप ले लीजिए, VA-12/4। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां बैटरी पे नीचे पॉजिटिव पोलैरिटी होती है तो ये हो जाता VA+12/4। देन I2 करंट आपकी फ्लो कर रही है 3 ओम रेजिस्टेंस से, और वोल्टेज ए से बी की ओर। तो ये आ जाएगा आपका VA+VB, VA-VB/3, प्लस I3 आपका आ जाएगा। देखिए I3 ए से सी की ओर फ्लो कर रही है करंट, और ए से सी की ओर फ्लो कर रही है तो VA-VC, और थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस फ्लो कर रही है तो VA-VC इज इक्वल टू 4। और I4 करंट देखिए, I4 करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रही है I4, और इस ब्रांच में पहले से 9 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है। इसका मतलब I4 एक मैग्नीट्यूड में 9 एम्पियर के इक्वल होगा, और क्योंकि इसकी डायरेक्शन करंट सोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहां पे ये निगेटिव लग जाएगा। तो I4 की वैल्यू हो जाएगी -9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे पहली इक्वेशन आएगी 10VA-4VB -3VC इज इक्वल टू 144। भाई इसको सॉल्व करने में आप क्या है, नीचे आप 12 एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, VA VB और VC के बीच में पहली इक्वेशन। अब इसी तरह आप लगा दीजिए KCL एट नोड बी। नोड बी पे जब आप KCL लगाएंगे, तो नोड बी पे आपकी देखिए इनकमिंग करंट है I2, और आउटगोइंग करंट है नोड बी पे I6 प्लस I5, I6 प्लस I5। तो I2 जो करंट है वो नोड ए से बी की ओर फ्लो कर रही है, इसलिए हम इसको ले लेंगे VA-VB/3 इज इक्वल टू I6 करंट नोड बी से रिफरेंस नोड की ओर फ्लो कर रही है। नोड बी से रिफरेंस नोड का वोल्टेज कितना होता है बेटा, 0, इसलिए VB-0/4, प्लस I5 जो है, सॉरी, आई ये I5 ये है, और ये I6 है। ठीक है, I6 आपकी फ्लो कर रहा है, I5 आपकी फ्लो कर रही थी बी से रेफरेंस नोड पे, तो क्या हो गई VB-0/4, और I6 आपकी फ्लो कर रही है VB, बी नोड से सी नोड की ओर, तो VB-VC/4। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे 12 एलसीएम ले लेंगे और इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो ये इक्वेशन आएगी 4VA-10VB+3VC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके,
इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देन फिर नोड सी पे आप केसीएल लगा देंगे, केसीएल एट नोड सी। नोड सी पे केसीएल लगाने पर बेटा देखो, इनकमिंग करंट आपकी आपकी है I3 प्लस I6 प्लस I4, ये तीनों इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट है I7। अब I3 करंट देखिए, तो नोड ए से नोड सी की ओर फ्लो कर रही है थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VC अपान 4, प्लस I6 नोड बी से फ्लो कर रही है सी की ओर, तो VB माइनस VC अपान 4, प्लस I4 देखिए 9 एम्पियर के करंट सोर्स में फ्लो कर रही है, और इसकी वैल्यू है -9, इसकी वैल्यू है -9, इज इक्वल टू I7 आपका नोड सी से रेफरेंस नोड की तरफ फ्लो कर रही है, तो VC माइनस 0 अपान 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रही है, तो VC माइनस 0 अपान 2। ओके, तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई, और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, सिंप्लीफाई करने पर प्लस वीबी VA प्लस VB माइनस 4VC इज इक्वल टू 36। ओके, तो बेटा अब आपके पास देखिए 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो इन 3 इक्वेशन को आप सॉल्व करके सारे अननोन VA VB और VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो VA की वैल्यू आएगी 15.14 वोल्ट, VB की वैल्यू आएगी 4.85 वोल्ट, और VC की वैल्यू आएगी -4 वोल्ट। ठीक है, अब आपको बेटा VB माइनस VC के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना था, तो VB का वोल्टेज है 4.85, VC का वोल्टेज है -4 वोल्ट, तो VBC हो जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू 8.85 वोल्ट। ओके, एंड इसके अलावा आपको इस बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी के थ्रू करंट निकालना था, तो 12 वोल्ट के बैटरी के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रही है, तो I1 हो जाएगा VA माइनस 12 अपान 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी VA की 15.14 माइनस 12 अपान 4, और इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.785 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 0.785 एम्पियर। तो ये प्रॉब्लम थी पहली प्रॉब्लम। अब हम दूसरी प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम भी आपकी नोडल एनालिसिस पर है, और ये सिंपल नोडल एनालिसिस। दूसरी प्रॉब्लम बेटा आपकी अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले नोडल एनालिसिस से करना है, तो नीचे की जितनी भी नोड्स हैं इन सबको हम मान लेते हैं रेफरेंस नोड, और इनका वोल्टेज 0 हो जाता है। और इस नोड पे देखिए, तो इस नोड को हम मान लेंगे VA, नोड ए, और इसका वोल्टेज VA, और इसको नोड बी, इसका वोल्टेज VB। अब ध्यान देखिए, तो इस प्रॉब्लम में बेटा डायरेक्ट एक आइडियल करंट सोर्स, सॉरी आइडियल वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है नोड ए से। तो नोड ए से अगर ये डायरेक्टली आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, तो इसका वोल्टेज आप डायरेक्टली लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लकी हैं कि आपको एक नोड पे केसीएल लगाने की जरूरत नहीं होगी। भाई हम नोडल एनालिसिस क्यों करते हैं? नोडल एनालिसिस करते हैं नोड का वोल्टेज निकालने के लिए, और इसने यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। अब आप यहाँ पे करंट मान लीजिए, यहाँ इस पे मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख लेते हैं I1 I2, और यहाँ पे करंट जाएगी आउटगोइंग करंट इस बी नोड से, यहाँ पर I3 और यहाँ पर I4। इस ब्रांच में आपने पहले ही मान रखा है I2। तो अब देखिए, आपको नोड ए पे केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोड ए का वोल्टेज आपको पहले ही मालूम चल गया। अब आप लगाएंगे बाई केसीएल एट नोड बी, तो नोड बी पे केसीएल लगा दीजिए बेटा। इनकमिंग करंट है I2, आउटगोइंग करंट है I3 प्लस I4। I2 देखिए, I2 करंट ए नोड से बी नोड की ओर फ्लो कर रही है, इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB अपान 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इज इक्वल टू I3 करंट।
बी नोड से रेफरेंस नोड की ओर फ्लो कर रही है, तो वीबी माइनस रेफरेंस नोड का वोल्टेज जो 0 होता है अपान रेजिस्टेंस है 12 ओम, प्लस I4 जो आपकी फ्लो कर रही है उसमें 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, तो I4 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 4 एम्पियर हो जाएगी। लेकिन इस करंट सोर्स की डायरेक्शन और I4 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां साइन लग जाएगा माइनस। तो यहां पे आपने -4 लगा दिया। VA की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस VB/2 इज इक्वल टू VB/12 -4। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पर आपकी सोल्यूशन आ जाएगा VB इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम्स थी। इन दो प्रॉब्लम को नोडल एनालिसिस का ये सोल्यूशन है, और इसी तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेश एनालिसिस की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, फाइंड द करंट इन I10 ओम इन फिगर 5 यूजिंग मेश एनालिसिस। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये पार्ट आपका, इट इज अ करंट सोर्स एंड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्म कर रहा है एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो प्रैक्टिकल करंट सोर्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, तो देखिए करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, वोल्ट रेजिस्टेंस इसके क्रॉस 5 ओम है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमारा एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगा और रेजिस्टेंस लग जाएगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस वही होता है जो करंट सोर्स का रहेगा, 5 ओम। और वोल्टेज की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू IR। तो I आपका 1 था, रेजिस्टेंस 5 था, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या बनेगी। तो पोलैरिटी में हम पॉजिटिव डायरेक्शन उधर रखते हैं जिधर जिधर करंट सोर्स का आपका एरो होता है। तो करंट सोर्स का एरो ऊपर की ओर है, इसलिए इस वोल्टेज सोर्स का ये डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे बन गया। इसके अलावा और आगे के सर्किट को हम कनेक्ट कर देंगे। 5 ओम, और ये हो गया आपका 10 ओम, देन 5 ओम, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सिंपल मैश एनालिसिस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, जहां पे आपको 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है। तो अब आपके पास दो मैश है। सबसे पहले आप दोनों मैश में करंट मान लेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I1 I2। ओके, अब बेस ऑन द बेसिस ऑफ द करंट आप रेजिस्टेंसेस की पोलैरिटी बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, जिस पॉइंट पे करंट एंटर करेगा वो प्लस, जिस पॉइंट पे लीव करेगा वो माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सेकंड लूप में आप इसी तरह करंट की पोलैरिटी बना लेंगे। तो सेकंड लूप में देखिए यहाँ पे करंट करेगी प्लस माइनस, और यहाँ पे एंटर करेगी प्लस माइनस। ओके, अब देखिए इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी कितनी, I1। क्योंकि I1 हम फर्स्ट मेश की बात कर रहे हैं, इसलिए I1 पावरफुल होगी, I1 माइनस I2। और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी कितना, 10 ओम के रेजिस्टेंस में। अब हम सेकंड मेश की बात कर रहे हैं, इसलिए I2 माइनस I1। तो आप दोनों मेश में लगा देंगे KVL। तो KVL इन मेश 1, बेटा मेश 1 ये है, ठीक है, ये मेश 1 है और ये मेश 2 है। तो फर्स्ट मेश में अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले 5, एक इस कॉर्नर से आप चलेंगे, स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से। तो सबसे पहले 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा, और वोल्टेज सोर्स को छोड़ते वक्त साइन मिलेगा प्लस। तो 5 -5 इंटू करंट I1, देन फिर -5 इंटू करंट I1, देन 10 ओम का रेजिस्टेंस -10, और इसमें करंट जाएगी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी -10 ये आ जाएगा -20 I1, और ये आ जाएगा आपका +10 I2 इज इक्वल टू -5। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन इसी तरह आप केवीएल अप्लाई कर देंगे, केवीएल इन मेश 2। मेश 2 में केवीएल अप्लाई कर देंगे बेटा। तो मेश 2 में इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और क्लोज लूप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें 10 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा और उसको छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस।
तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में हमारे वोल्टेज ड्रॉप होगा 10 I2 - I1, और छोड़ते वक्त साइन मिल रहा है माइनस। देन 5 ओम का रेजिस्टेंस -5 I2, और देन 10 वोल्ट की बैटरी, छोड़ते वक्त साइन माइनस मिलेगा, -10 = 0। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आएगी 10I1 - 15I2 = 10। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा I1 -0.125 एम्पियर, एंड I2 -0.75 एम्पियर। ओके, अब देखिए यहां पे आपको निकालना था 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट। तो आप यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए I1 - I2 ले लेंगे, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये आप ले लेंगे I1 - I2, I1 - I2। I1 की वैल्यू है -0.125, -I2 की वैल्यू है बेटा -0.75। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 0.62 एम्पियर, 0.62 एम्पियर। और ये I1 - I2 ले रहे हैं, इसलिए करंट नीचे की ओर होगी। तो यानी नहीं, इसका मतलब ये I10 ओम में जो करंट दे रहा है 0.62 एम्पियर, इट इज फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल था। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अगर दिया जाता है तो हम उसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर देखिए ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स, अगर मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया था उस वीडियो लेक्चर में आपको जो करंट सोर्स एक दिया था मेश एनालिसिस से करने के लिए, तो वो करंट सोर्स सिर्फ एक मेश में कॉमन था। ठीक है, लेकिन अगर करंट सोर्स दो मेश में कॉमन हो जाए तो उस केस में हम सुपर मेश बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम करंट, सब मेश में करंट मान लेंगे I1। आपके पास यहाँ 3 मेश है, करंट मान लीजिए I2, और तीसरी मेश में करंट मान लिया I3। ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स यहां पर कॉमन है, 5 एम्पियर करंट सोर्स इज कॉमन टू टू मैसेज, सो अ सुपर मैश इज फॉर्म। ठीक है, एक सुपर मैश यहां फॉर्म किया जाएगा। और ये सुपर मैश हम कैसे बनाते हैं, हम इस सुपर मैश को के सुपर मैश बनाने के लिए करंट सोर्स को अब उसकी जगह से रिमूव कर देते हैं और सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए करंट सोर्स को मैं रिमूव कर रहा हूं और सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले 60 वोल्ट की बैटरी बन गई, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स रिमूव हो गया तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर इससे 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके साथ यहां पे कनेक्ट हो गया 50 वोल्ट की बैटरी। ओके, 50 वोल्ट की बैटरी। ये है आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 60 वोल्ट की बैटरी। प्लस मैश करंट, आपने यहां से करंट सोर्स को रिमूव कर दिया, लेकिन मैश करंट आप वही रखेंगे जो पहले आपने मानी थी। मैश करंट आप नहीं हटाएंगे, भले आपकी मैश गायब हो गई है, ये अब आपका ये फॉर्म हो गया है सुपर मैश। ठीक है, लेकिन मैश करंट हमारी यहां पर फ्लो कर रही थी I1, और इन 2 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस में इधर करंट फ्लो कर रही थी I2। और ये आपका फॉर्म हो गया है, ये जो पूरा बड़ा सा मैश बन गया, ये आपका कहलाएगा सुपर मैश। ओके, अब देखिए, अब ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने रिमूव किया है, इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे उन मेश करंट के टर्म्स में जिसमें ये कॉमन था। तो ये फर्स्ट मेश और सेकेंड मेश में क्योंकि कॉमन था, तो हम 5 ओम एम्पियर को फर्स्ट और सेकेंड मेश की करंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए कैसे इक्वेशन लिखा जाएगा, 5 एम्पियर करंट की डायरेक्शन में देखिए I2 करंट फ्लो कर रही है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपकी बनेगी I2 - I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। I2 क्यों, क्योंकि ये 5 एम्पियर की डायरेक्शन में था तो I2, और ये I1 इसके अपोजिट में था तो I2 - I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर।
अब आप बची हुई मेस में, अपने सुपर मेस में और मेस नंबर 3 में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। केवीएल बाई केवीएल इन सुपर मेस। सुपर मेस में केवीएल अप्लाई करिए। देखिए इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट यहां से यहां फ्लो कर रही है तो प्लस और माइनस बन जाएगा। यहाँ I2 करंट यहां फ्लो कर रही है, प्लस माइनस बन जाएगा। I2 करंट यहां फ्लो कर रही है तो प्लस और माइनस बन जाएगा। लेकिन इस वाले में करंट 6 ओम में जो करंट की वैल्यू है बेटा, वो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, यहां से यहां पर I2 माइनस, यहाँ इस मैच में 3 I3 करंट है तो I2 माइनस I3। तो अब आप अप्लाई कर दीजिए। केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी 6 वोल्ट की, लेफ्ट कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। 60 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा पॉजिटिव। फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा निगेटिव, तो -5 I1। फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस, तो -2 I2। फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा 6 माइनस, और 6 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। इस ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपकी आ जाएगी 5 I1, यहां से आ जाएगा -5 I1, और -2 I2 -6 I2, तो ये हो जाएगा -8 I2, और -6 माइनस, तो ये हो जाएगा +6 I3 इज इक्वल टू -60। इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन फिर केवीएल आप अप्लाई कर देंगे। केवीएल इन मेस 3। मेस 3 में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। मेस 3 में देखिए I3 करंट यहां से फ्लो करेगी तो यहां साइन हो जाएगा प्लस, यहां साइन हो जाएगा माइनस। फिर 3 ओम में रेजिस्टेंस में यहां एंटर करेगी प्लस, यहां होगा माइनस। तो अब देखिए इसमें करंट कितनी जाएगी 6 ओम में, अब जाएगी I3 माइनस I2। इफेक्टिव करंट निकाला जाता है बेटा, क्योंकि 6 ओम का रेजिस्टेंस में I2 और I3 दोनों करंट जा रही है, इसलिए हमने I3 माइनस I2 किया। और क्योंकि हम मेस 3 की बात कर रहे हैं तो I3 हमारी पावरफुल करंट होगी और वो I2 को दबा देगी, इसलिए I3 माइनस I2 हो जाएगा। तो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर दीजिए आप। तो मेस में लगाएंगे तो यह आ जाएगा -6 इंटू I3 माइनस I2 -3 I3, फिर -50 इज इक्वल टू 0। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो -6 यानी 6 I2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -6 -3 -9 I3 इज इक्वल टू 50। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 3rd। अब देखिए आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, I1 I2 और I3। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आएगी 0.74 एम्पियर, I2 की वैल्यू आएगी 5.74 एम्पियर, और I3 की वैल्यू आएगी -1.72 एम्पियर। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में कौन सी करंट जाएगी, I3 करंट जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये I3 इज इक्वल टू -0.172 एम्पियर। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप अगर आप देखें तो एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डायमंड आकार का जो सोर्स होता है वो आपका डिपेंडेंट सोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी लगा हुआ है और एक करंट सोर्स भी लगा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो करंट सोर्स है वो सिर्फ एक मेस में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहां पे देखिए मेस मान लेते हैं, 3 मेस मान लेते हैं। ये हमारी मेस नंबर 1 है, इसमें करंट है I1, मेस नंबर 1 करंट I1। ये हमारी मेस नंबर 2 है, करंट है I2, मेस नंबर 2 करंट I2। और यहां हमारी ये है मेस मेस नंबर 3, मेस नंबर 3, ये इसमें करंट है हमारी I3। ये है मेस नंबर 3 बेटा। ओके, तो अगर आप देखें तो ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स सिर्फ मेस नंबर 3 में है, तो यहां पर हमारा कोई भी सुपर मेस जो है फॉर्म नहीं होगा। जब अगर करंट सोर्स हमारा सिर्फ एक मेस में कॉमन होता है तो उस केस में हम बाय इंस्पेक्शन करंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं। इफ करंट सोर्स इज कॉमन टू ओनली वन मेस, तो करंट सोर्स इज कॉमन टू ओनली वन मेस, तो उस कंडीशन में बाई इंस्पेक्शन, ध्यान दीजिए इंस्पेक्शन से, इस वाली ब्रांच में यहां पे देखिए I3 करंट फ्लो कर रही है तो इस ब्रांच में I3 करंट फ्लो करेगी,
और एक सेम ब्रांच में दो डिफरेंट करंट तभी फ्लो कर सकती हैं जब वो आपस में इक्वल हैं। तो बाई इंस्पेक्शन आपका आ जाएगा डायरेक्टली यहां पर, बाई इंस्पेक्शन I3। अब I3 की डायरेक्शन और 3 एम्पियर करंट सोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I3 इज इक्वल हो जाएगा -3 एम्पियर। पहला इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको देखिए, मेश एनालिसिस हम क्यों करते हैं? मेश की करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो थर्ड मेश की करंट तो हमारी डायरेक्टली फाइंड आउट हो जा रही है, इसलिए इसमें हमें मेश केवीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सेकंड और थर्ड में ही, फर्स्ट और सेकंड में ही, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में ही केवीएल अप्लाई करना है। लेकिन अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड लूप में एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, और इस इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू है 2i, ठीक है। और इंडिपेंडेंट सोर्स है कैसा बेटा? देखिए अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है करंट पे, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स को हम, जैसा सोर्स है उसको एज अ इंडिपेंडेंट ही हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मान के हैंडल करेंगे। बस ये रहेगा कि इसकी करंट को हम मेश करंट के फॉर्म में दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केवीएल अब लगाते हैं, केवीएल इन मेश नंबर 1। केवीएल इन केवीएल इन मेश नंबर 1, ठीक है। मेश 1 में आप केवीएल लगाएंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो देखिए कितना होगा, 12। फिर आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। 5 ओम के रेजिस्टेंस में यहाँ पे प्लस माइनस बना लेता हूँ। 5 ओम के रेजिस्टेंस प्लस माइनस, और 6 ओम के लिए भी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो 5 ओम के रेजिस्टेंस में देखिए मेश 1 में I1 करंट जाएगी और मेश 3 की I3 करंट जाएगी। तो नेट इफेक्टिव करंट इसमें कितनी जाएगी? 5I1 माइनस I3, और इसको छोड़ते वक्त साइन क्या मिलेगा? माइनस। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने पाथ पर डिपेंडेंट करंट सोर्स मिलेगा, ये वाला। और डिपेंडेंट करंट सोर्स को मैंने बोला एज अ इंडिपेंडेंट आप उसको डील करिए। तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2i, और छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस, इज इक्वल टू 0। ओके। अब इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी -5i1, -5i1 +5i3, और -2i इज इक्वल टू -12। अच्छा, I3 की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। -5i1 -2i इज इक्वल टू -15 इधर से आएगा, और माइनस माइनस प्लस, सॉरी, +15 इधर से आएगा और उधर वो जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी आपकी 47, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। जब ये इधर आएगा, I3 की वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -5i1 -2i इज इक्वल टू 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। देन आप थर्ड सेकेंड मेश में केवीएल अप्लाई कर देंगे, केवीएल इन मेश 2। मेश 2 में देखिए आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सोर्स मिल जाएगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा पॉजिटिव 2i। फिर आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें करंट I2 जा रही है और इधर से I3 जा रही है, तो नेट करंट इसमें जाएगी I2 माइनस I3। वोल्टेज ड्रॉप होगा 6 से मल्टीप्लाई, और छोड़ते वक्त साइन माइनस, तो माइनस। और फिर आपको 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा, -6 इज इक्वल टू 0। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2i माइनस 6i2, और यहाँ पे I3 की वैल्यू देखिए -3 है, तो I3 की वैल्यू -3 अगर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -18 -6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी -6i2 +2i इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने केवीएल लगा लिया। अब हमारा जो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स था, ये जिस वैल्यू पे डिपेंड करता है उसको हमें मेश करंट के फॉर्म में लिखनी है। देखिए आई वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और आई करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आई करंट इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखिए आई करंट को हम I2 और I3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, I3 करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, I3, और I2 करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, I2। तो इसका मतलब I की वैल्यू हो गई बेटा I3
-I2। ओके, इसकी वैल्यू हो गई I3 -I2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में आप I3 की वैल्यू बेटा कितनी थी, -3, तो ये हो गया -3 -I2। इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, -5I1 -2, आई की वैल्यू हो गई -3 -I2 इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5I1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2I2, और ये +6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3। इक्वेशन नंबर 4। और इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर देंगे आई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, -6I2 +2 ब्रैकेट में -3 -I2 इज इक्वल टू 24। और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, सीधे I2 की वैल्यू ही आ जाएगी, ये तो -6I2, और ये आ जाएगा -6 -2I2 इज इक्वल टू 24, और -6 -2 हो जाएगा -8I2 इज इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30। तो I2 की जो वैल्यू होगी बेटा, वो वैल्यू हो जाएगी I2 की, I2 इज इक्वल टू -30/8, और 30/8 को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3.75 एम्पियर। ओके, और I2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो I1 की वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। I2 की वैल्यू पुट करने पर I1 की वैल्यू निकल के आएगी -0.9 एम्पियर। ठीक है, तो अब और I3 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, -3 एम्पियर। तो इस केस, इस क्वेश्चन में आपको तीनों मेश करंट निकलनी थी, ये तीनों मेश करंट यहां पर निकल गई। ओके, तो ये आपके क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम आपकी थी। ठीक है, और इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने जितने तीनों क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रॉब्लम। तो प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया था ये प्रॉब्लम, तो आप इसको जो है फिर से देख के और सॉल्व करिएगा। और प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये डे सीरीज कैसी लग रही है, डे वाइज सीरीज जो मैं डेली क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये था, इस तरह का एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ था, और इस सर्किट डायग्राम में आपको 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं दिया गया कि इसको मैश एनालिसिस से करना है या नोडल एनालिसिस से करना है, तो पहला जो तरीका, अगर इसको हम मैश एनालिसिस से करना चाहें, तो यहां पर ये देखिए, एक 5 ओम का 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, और 5 ओम का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये दोनों मिला के एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। और अगर हम इसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा जो सर्किट डायग्राम बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये बन जाएगा वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर, तो ये आ जाएगी आपकी 25 वोल्ट। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले था वही, फिर 100 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा, और फिर 10 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी आपकी, एंड देन 3 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा, और यहाँ पर नीचे आपकी 20 वोल्ट की बैटरी लग जाएगी। ओके, अब देखिए, अब आप सिंपली इसमें एक मेश, फर्स्ट मेश ये हो गई आपकी नंबर 1, मेश नंबर 1, इसकी आप करंट I1 मान लोगे, और ये हो जाएगी मेश नंबर 2, और इसकी करंट आप मान लोगे I2। ओके, मेश 1 और मेश 2 में आप लगा दोगे, मेश 1 और मेश 2 में आप KVL अप्लाई कर दोगे, और KVL लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो मेश 1 और मेश 2 में जब आप KVL लगाएंगे, तो फर्स्ट मेश में KVL लगा लेते हैं। देखिए, 25 वोल्ट, छोड़ते वक्त साइन इसको प्लस है, -5I1 -100I1 -10 वोल्ट, और फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, इसमें करंट I1 और I2 दोनों जाएगी, तो यह आ जाएगा -3
I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी -18 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू -15। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकेंड मेष में अगर आप केवीएल लगा देंगे तो सेकेंड मेष में केवीएल लगाने पे आपकी आएगी इक्वेशन -3 I2 माइनस I1 -2 I2 एंड +20 इज इक्वल टू 0। और आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन, ये I2 माइनस I1 है तो ये आ जाएगी 3I1 +5I2 इज इक्वल टू -20। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.66 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। और आपको वोल्टेज और करंट निकालना था 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो 2 ओम रेजिस्टेंस में I2 करंट, 2 ओम रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो करेगी 5 एम्पियर की। और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस है इंटू 5 एम्पियर की करंट इज इक्वल टू 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरह हम मेश एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये मेंशन नहीं था कि इस क्वेश्चन को हमें मेश एनालिसिस से करना है या नोडल एनालिसिस से करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेंशन होता कि नहीं, इस क्वेश्चन को हमें नोडल एनालिसिस से करना है, तो इसे हम नोडल एनालिसिस से भी कर सकते थे। आइए देखते हैं कि इसे हम नोडल एनालिसिस से कैसे कर सकते थे। देखिए, नोडल एनालिसिस से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पर हमारे पास एक प्रैक्टिकल करंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो देखिए सर्किट फिर आपका कैसा बन जाता, ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 5 ओम का रजिस्टेंस, और अब देखिए इसके आगे 100 ओम का 10 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो देखिए आपकी जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसकी पॉजिटिव प्लेट लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए करंट सोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। और इसके पैरेलल में एक क्या लग जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर आपके पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर आपके पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। आप चाहें तो इस बैटरी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं या अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लगा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, क्योंकि वी की वैल्यू है 10 और रेजिस्टेंस भी आपका 10 ओम है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस वही जो ऊपर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को लेंगे 10 ओम। अब इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो नोड हो जाएंगे, एक नोड यहां पर पॉइंट ए पर, और एक नोड ये इसको मिला के हो जाएगा ये नोड हो जाएगा पॉइंट बी। ओके, और रेफरेंस नोड आपका कहाँ हो जाएगा, ये दोनों नोड आपके क्या हो जाएंगे, रेफरेंस नोड। तो ये दोनों नोड हो जाएंगे रेफरेंस नोड, और इसका वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू 0। तो नोड ए पर आप केसीएल अप्लाई कर देंगे, नोड ए पर केसीएल नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इससे आउटगोइंग करंट मान लेंगे I1, यहां पे करंट मान लेंगे I2, यहां पे करंट मान लेंगे I3, और इस पे करंट मान लेंगे I4। तो देखिए I1 करंट की वैल्यू -5 के इक्वल है, I2 करंट की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB अपान 10, I3 करंट की वैल्यू हो जाएगी VA -0/5, और I4 करंट की वैल्यू हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप नोड बी पे भी केसीएल अप्लाई कर देंगे। तो नोड बी पे आप देखिए एक करंट यहां से जाएगी, एक करंट इससे जाएगी, तो ये करंट हो जाएगी I5 और ये करंट I6। और इन दोनों ब्रांच पे, इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे करंट पहले से ही आपने एज्यूम कर ली है, इसलिए इस पे हम दोबारा करंट नहीं मानेंगे। तो अब की इस केस में देखिए इनकमिंग करंट हो जाएगी नोड की तरफ I2 प्लस I4, और आउटगोइंग करंट हो जाएगी I5 प्लस I6। ओके, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB/10, प्लस I4 की वैल्यू हो जाएगी -1, I5 की वैल्यू हो जाएगी VB -0/3। ये ओम रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो VB -0/3, एंड प्लस
ये हो जाएगी VB+20 अपान 2। ओके, VB+20, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट बाद में लगी हुई है, इसलिए VB+20 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से आप VA और VB की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ओके, VA VB की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 ओम के रेजिस्टेंस में आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर ही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है, और इस सर्किट डायग्राम में आपको V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो V1 और V2 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एंड इट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो इस केस में आप V1 का वोल्टेज और V2 का वोल्टेज नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम एक सुपर नोड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जब भी कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कॉमन टू टू नोड, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कॉमन टू टू नोड, देन सुपर नोड इज फॉर्म। ओके, तो सुपर नोड हम फॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पे अगर देखें तो ये नोड मान लेते हैं ए, और ये नोड बी है। ए नोड का वोल्टेज V1 है, बी नोड का वोल्टेज V2 है। अब क्योंकि आपके पास, सॉरी, आपको आपने सुपर नोड फॉर्म कर ली है। अब इसके इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू आप कोई भी एक करंट मान लीजिए, एंड दैट इज करंट IX। ओके, और इस, जब भी आप KCL अप्लाई करेंगे तो इस IX को उसी फॉर्म में लिख देंगे। एंड V1 और V2 के बीच रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। V1 और V2 के बीच रिलेशन देखिए, क्योंकि V1 से निगेटिव बैटरी की निगेटिव पोलरिटी कनेक्ट है, V2 से पॉजिटिव पोलरिटी कनेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं V2 - V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब आप नोड ए पर KCL अप्लाई कर दीजिए। KCL अप्लाई करने के लिए आप देखिए, आउट गोइंग करंट मान लेंगे I1 I2, और इस नोड पे I3, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में हमने पहले ही IX मान ली है करंट। तो आप अप्लाई कर दीजिए KCL एट नोड 1, नोड ए। ठीक है, तो नोड ए पे देखिए, आउटगोइंग करंट आपकी कौन कौन सी है, I1 + I2 + I3 +IX इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से आप I1 की वैल्यू अगर देखें तो I1 ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी -2। I3 आपका नोड V1 A से B की ओर फ्लो कर रही है, तो यानी V1 - V2/10। I3 करंट आपकी, ओके, ये मैंने I3 की वैल्यू लिख दिया है। I2 करंट आपकी नोड ए से रेफरेंस नोड की ओर फ्लो कर रही है, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा VA - 0/2। ये I2 की वैल्यू है, और ये I3 की वैल्यू है, प्लस IX आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है। तो अभी आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब KCL एट नोड बी, नोड बी पे आप KCL अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, आउटगोइंग करंट मान लेंगे I4, और इस वाली ब्रांच में आउटगोइंग करंट मान लेंगे I5। ओके, तो अब यहां पे देखें अगर आप, तो इस नोड बी पर इनकमिंग करंट इधर से I3 है, और इधर से IX है। I3 + IX इज इक्वल टू I4 + I5। और I3 करंट नोड ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसकी वैल्यू होगी VA - VB/10, प्लस IX करंट की आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि वो आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स के थ्रू फ्लो कर रही है। I4 करंट नोड बी से नोड रेफरेंस नोड की तरफ फ्लो कर रही है, तो VB - 0/4
एंड I5 करंट, देखिए I5 करंट फ्लो कर रही है एक ऐसी ब्रांच में जिसमें एक करंट सोर्स पहले से लगा हुआ है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर, देखिए 1 2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इन तीन इक्वेशन से, यहां पे मैंने कुछ जगह वी ए लिख दिया। देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, -2 प्लस V1 - V2 बाई 0, सॉरी बाई 10, प्लस VA का वोल्टेज V1 है, तो V1 - 0/2 प्लस IX इज इक्वल टू 0। और यहां पर VA लिखा है, तो VA का वोल्टेज V1, VB का वोल्टेज V2/10 प्लस IX इज इक्वल टू VB वोल्टेज V2 - 0/4 प्लस 7। ये क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आपके पास तीन इक्वेशन है और आपके पास V1 V2 और IX तीन अननोन है। ठीक है, तो आप सिंपली करिए, यहां से IX की वैल्यू या यहां से IX की वैल्यू निकालिए और उसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो जैसे ही आप पुट कर देंगे, आपको V1 V2 में एक इक्वेशन आ जाएगी और एक इक्वेशन यहां आ जाएगी। तो आपके पास तीन इक्वेशन होंगी और इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी V1 = -7.33 वोल्ट, और V2 -5.33 वोल्ट। ओके, ये आपका आंसर आएगा जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका सुपर नोड की प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप देखें, तो जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में हमारे पास 3 वायर होते हैं, 3 रजिस्टिव वायर्स, ये ले लीजिए। ओके, RA, या यहाँ पे मान लेते हैं R1, R2, R3। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है। और डेल्टा में ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है। तो डेल्टा में ये रेजिस्टेंस हो गया R12, ये रेजिस्टेंस हो गया R31, और ये रेजिस्टेंस हो गया R23। तो हमें क्या करना है कि स्टार रेजिस्टेंसेस को डेल्टा के टर्म्स में लाना है और डेल्टा रेजिस्टेंसेस को स्टार के टर्म में निकालना है। तो इसमें बेसिकली बेटा होता क्या है, जैसे हम अगर यहाँ का की पॉइंट समझना चाहें, क्योंकि की पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको, इस प्रूफ को बहुत ही इजीली कर सकते हो। ओके, तो अगर हम की पॉइंट समझना चाहें, तो की पॉइंट में क्या है कि हम इसमें इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्वेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 in star connection is, it is equal to the equivalent resistance between पॉइंट 1 and 2 in delta connection। ओके, तो की पॉइंट यहां पे यही है, हम स्टार कनेक्शन में पॉइंट 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एंड देन हम डेल्टा कनेक्शन में पॉइंट 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। और क्योंकि वो सेम पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो वो आपस में इक्वल होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए तरीका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिन दो पॉइंट के बीच निकालना होता है, उनमें किसी एक पॉइंट को हम इनपुट मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट को आउटपुट मान लेते हैं। और इनपुट पॉइंट पे हम एक करंट इंटर कराते हैं, और उस सेम करंट अगर हमारी आउटपुट से निकल रही है, तो इसका मतलब हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। और जिन रेजिस्टेंसेज में सेम करंट फ्लो करेगी तो वो सीरीज में होंगे, और जिनमें डिफरेंट करंट फ्लो करेगी तो वो पैरेलल में होंगे। तो देखिए यहां से I1 करंट आएगी, I1 करंट R1 के थ्रू जाएगी। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंची, तो इसके पास दो रास्ते होंगे, एक इधर का रास्ता होगा और एक इधर का रास्ता होगा। लेकिन जब R3 की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो R3 की तरफ ये सर्किट ओपन हो गया।
ओपन हो गया क्यों? क्योंकि ये आउटपुट से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आगे चल के ओपन है, इसलिए R3 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो टोटल करंट आई आएगी R1 के थ्रू होते हुए R2 से आउटपुट में बाहर चली जाएगी। तो आपका R1 और R2 में करंट जा रही है और सेम करंट जा रही है। तो ये जो R1 और R2 होंगे ये आपके सीरीज में हो जाएंगे। और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 + R2। ये हो गया स्टार में। अब डेल्टा में देखते हैं पॉइंट 1 और 2 के बीच। पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है। यहां पे करंट एक आई 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 करंट आपने इंटर कराई, तो इसके पास एक पाथ ये बन रहा है और एक पाथ ये बन रहा है। तो करंट दो पाथ में डिवाइड हो जाएगी, यहां पे I1 करंट और यहां पे I2 करंट। और ये I2 करंट इधर से आगे आके ये आउटपुट 2 पे पहुंच जाएगी और ये I1 करंट इधर से आके आउटपुट पे पहुंच जाएगी और दोनों मिलके फिर से बना लेंगी आई। तो आपने आई इनपुट कराई, आई आउटपुट हुई, इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सही है। और I2 करंट देखिए, अब I2 करंट R31 और R23 में जा रही है। R31 R23 में सेम करंट I2 फ्लो हो रही है, इसलिए R31 और R23 सीरीज में हो जाएगा। R23 और R31 आपका सीरीज में हो जाएगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन R12 के साथ पैरेलल में होगा। क्यों? क्योंकि R12 में I1 करंट जा रही है और R31 + R23 में I2 करंट जा रही है, दोनों में दो डिफरेंट करंट जा रही है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो R12 इज इन पैरेलल विद R23 + R31। और इसको आप थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होने पाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन। तो दो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है R1 × R2 तो ये हो जाएगा इक्वेशन R12 × R23 + R31 अपान R1 + R2 R12 + R23 + R31। और यहाँ पे इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा R12 R23 + R12 R31 अपान R12 + R23 + R31। तो ये आ जाएगा R1 + R2। इसी तरह ये पॉइंट 1 2 के बीच निकाला। अब अगर हम पॉइंट 2 और 3 के बीच निकालें तो पॉइंट 2 3 के बीच आ जाएगा R2 + R3 इज इक्वल टू R23 R12 + R23 R31 अपान R12 + R23 + R31। ये पॉइंट 2 और 3 के बीच। अब इसी तरह पॉइंट 3 और 1 के बीच, तो पॉइंट 3 और 1 के बीच आ जाएगा R1 + R3 इज इक्वल टू R31 R12 + R31 R23 अपान R12 + R23 + R31। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी आपकी। ऐड करने पे यहाँ पे देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे R1 2 बार है, R2 2 बार है, R3 2 बार है। तो इक्वेशन आ जाएगी 2 ब्रैकेट में R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सबके डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर हर टर्म 2 बार हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपकी आ जाएगी 2 ब्रैकेट में R12 R23 प्लस R12 R31 प्लस R23 R31 अपान R12 + R23 + R31। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ठीक है। अब आप इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। तो 4 में देखिए R1 + R2 + R3 है और 1 में R1 + R2 है, तो आप माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ R3। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, 4 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और न्यूमरेटर में देखिए R12 R23, तो यहाँ भी है R12 R23, यहाँ भी है। और यहाँ देखिए R12 R31, तो यहाँ भी है R12 R31। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका R23 R31 अपान R12 + R23 + R31। ओके। इसी तरह आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे R1 की वैल्यू आ जाएगी
और R1 की जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे शायद ये गलत लिखा था, R23 होगा, R23 R12 R23 R31। तो ये बचेगा आपका R12 R23 कैंसिल हो जाएगा, R23 और R31 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R12 और R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। और इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आएगा R1 R2 R2 आ जाएगा। इक्वेशन 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा R2 की वैल्यू, और ये आ जाएगी R23 R1 R23 R12 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार के रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3 डेल्टा रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में आ गए। तो एक पार्ट का आपका प्रूफ हो गया, ये हमने डेल्टा से स्टार का प्रूफ कर दिया। अब स्टार से डेल्टा का प्रूफ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर स्टार से डेल्टा का प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब R1 इंटू R2 R2 इंटू R3 R3 इंटू R1। और अगर आप देखेंगे तो सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो नीचे सबकी वैल्यू सेम आएगी और दो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी R12 R23 प्लस R31 का होल स्क्वायर। और तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऊपर वैल्यू आएगी R12 का स्क्वायर R23 R31 प्लस R12 R23 का स्क्वायर R31 प्लस R12 R23 R31 का स्क्वायर। और इसमें आप देखेंगे तो R12 R23 और R31 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा R12 प्लस R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31 का होल स्क्वायर। और ये और एक दिन कट जाएगा तो ये बचेगा आपका R12 R23 R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5, और इनको मान लेंगे आप इक्वेशन यहाँ पे 5 6, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 8 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। और जैसे ही आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको तुरंत डिवीजन देखिए, ये आएगा 8 को 5 से डिवाइड करने पर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान, ये अपान में आ जाएगा R3 इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड में आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ R12 बचेगा, R23 और R31 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह आप इक्वेशन 8 को 6 से करेंगे, 8 को 7 से करेंगे, तो आपको R12 R23 R31 सबकी वैल्यू मालूम चल जाएगी। ओके। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये दिया था कि आपके पास रजिस्टेंसेज हैं, 3 रजिस्टेंसेज हैं जो डेल्टा में कनेक्ट हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया था कि 3 रजिस्टेंसेज हैं जो सॉरी स्टार में कनेक्ट हैं, 3 रजिस्टेंसेज हैं जो स्टार में कनेक्टेड हैं, और ये सारे रजिस्टेंस 3 ओम के हैं। 3 ओम के 3 रजिस्टेंसेज स्टार में कनेक्ट हैं, इसको आपको डेल्टा में निकालना है। तो देखिए यहां पर अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग स्टार रेजिस्टेंस भी बना लें, तो देखिए यहाँ पे एक स्टार रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होगा, एक स्टार रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होगा, और एक स्टार रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा। ओके। तो अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो डेल्टा से डेल्टा बनाने में हमारा क्या होता है कि हम दो दो स्टार रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और जो स्टार डेल्टा रेजिस्टेंस निकालना है, इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 9, और सब ऐड करके आ जाएंगे 27/3 इज इक्वल टू 9 ओम। ओके। फिर से मैं बता दे रहा हूं, टू टू स्टार डेल्टा स्टार से डेल्टा निकालने के लिए, जैसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बना देते हैं,
ये स्टार रेजिस्टेंसेस है, और इससे हमें बनाना है डेल्टा। स्टार रेजिस्टेंस था, और इसको हमें बनाना है डेल्टा में। तो स्टार से डेल्टा बनाने के लिए डेल्टा रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है डेल्टा दो दो स्टार रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन, जैसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और डिवाइड कर देंगे कि जिस स्टार रेजिस्टेंस को निकालना है, उस जिस डेल्टा रेजिस्टेंस को निकालना है उसके अपोजिट का स्टार रेजिस्टेंस से मल्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, तो और हमें ये वाला निकालना है, तो उसके अपोजिट स्टार रेजिस्टेंस है R2 से डिवाइड कर देंगे। ओके। और अच्छा, स्टार रेजिस्टेंस अगर निकालना होता तो स्टार रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये स्टार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती R1 की, इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो इसके अपोजिट मान लीजिए ये यहाँ पे RX लगा होता और ये RY लगा होता, और नीचे RZ लगा होता। तो क्या होता, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो स्टार रेजिस्टेंस निकालना है उसके अगल बगल के डेल्टा को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, RX मल्टीप्लाइड बाई RY, और डिवाइड कर दो टोटल डेल्टा रेजिस्टेंस से, RX प्लस RY प्लस RZ। ओके, तो ये था स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। करंट डिवीजन रूल आपका पैरेलल सर्किट्स में लगता है, और इसका एक प्रूफ होता है, जैसे दो रेजिस्टेंसेज R1 और R2 पैरेलल में लगे हैं, और टोटल करंट आपकी आ रही है I। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में अगर I1 करंट जा रही है, इस रेजिस्टेंस में I2 करंट जा रही है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू। जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है उसके पैरेलल के रेजिस्टेंस को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। तो ये हो गई आपकी I1 की वैल्यू। अब मान लीजिए हमें I2 की वैल्यू निकालनी होती है, तो I2 रेजिस्टेंस में वैल्यू हमें निकालनी है R2 रेजिस्टेंस में, तो R2 के पैरेलल में जो लगा है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, R1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। ये है आपका करंट डिवीजन रूल, और इसका प्रूफ होता है, वो प्रूफ होता है वोल्टेज, मतलब पैरेलल में रख के आप रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे तब आप करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो वो प्रूफ मैंने क्लास में बताया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, इसके क्रॉस वोल्टेज है V1, इसके क्रॉस V2, यहाँ पे R1 R2, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है V, तो ये इसमें V1 रेजिस्टेंस हो जाएगा जिस रेजिस्टेंस में पैरेलल में करंट निकालने के लिए पैरेलल वाला रेजिस्टेंस रखते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में निकालना है उसी रेजिस्टेंस को आप न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। इसी तरह V2 निकालना है तो R2 रेजिस्टेंस में निकालना है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। तो ये था आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये डे 4 का वीडियो था, और इसको ये यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं इसे। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।